नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। मैं हिंदी व्याख्याता राजस्थान से निराला की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति की व्याख्या को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए क्लास 12th हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 में लगाया हुआ है और यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चाहे प्रश्न व्याख्या से आए, चाहे प्रश्नोत्तर से आए या जीवन परिचय से आए, इन तीनों ही दृष्टि से महाकवि छायावाद की प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत महत्वपूर्ण है और ये इनका प्रसिद्ध शोक गीत। आइएगा शुरुआत करते हैं इसकी व्याख्याओं से। हिंदी साहित्य अंतर्भाग 2 क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 है निराला और इनकी प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति, जो आपके लिए लगाई गई है। यहाँ इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि देखिएगा, यदि प्रश्न सरोज स्मृति की व्याख्याओं से आता है, जैसा कि अक्सर आ जाता है सरोज स्मृति की व्याख्या निराला से, तो बच्चे कई जगह कंफ्यूज हैं या वो पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सर संदर्भ और प्रसंग किस तरीके से लिखे। तो आप देखिएगा, संदर्भ में पाठ्य पुस्तक के बारे में आप बता सकते हैं, कविता के बारे में आप बता सकते हैं और कवि के नाम को लेकर भी आप बता सकते हैं। जैसे कि कैसे लिखेंगे अपन, तो मान लो कोई सी भी पंक्तियाँ आ जाए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। इस तरह से आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कि जो आपके पाठ्य उसमें पेपर में दी हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है, या आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अवतरित पंक्तियाँ, आप कह सकते हैं आलोच्य पंक्तियाँ, कोई सा भी पद आप लगा सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ, अवतरित पंक्तियाँ, आलोच्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रमुख छायावादी कवि, अब ये इस तरह से विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, कौन है छायावादी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यहां तक हुआ कवि की बात। अब हम जिस रचना से ये पंक्तियां ली गई है उसके बारे में बताएंगे कि ये एक प्रसिद्ध है, उसका काव्य रूप भी हम जितनी अधिक जानकारी हो आप दे सकते हैं, उससे आपका जो आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि ये प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसे हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में जाना जाता है और यह है सरोज स्मृति। इस पठितांश से उद्धृत है। इस तरह से विद्यार्थी संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब प्रसंग, जो पंक्तियां इस लंबी कविता से आपके पेपर में दी हुई है, उन पंक्तियों का प्रसंग लिखना है, उसमें क्या घटना या क्या भाव का वर्णन किया गया है उसके बारे में आप लिखोगे, उसे आप प्रसंग में अभिव्यक्त कर सकते हैं। उक्त पंक्तियों में अब जो भी पंक्तियां दी गई होगी हम उनमें कर सकते हैं। चाहे मैं एक दो उदाहरण के रूप में बता देता हूं, जैसे ही कि ये कविता चालू होती है, देखा मैंने विवाह आमूल नमल, इस तरह से जो पंक्तियां चालू होती है, उक्त पंक्तियों में निराला अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के अनूठे और सादगी से भरे विवाह का स्मरण कर रहे हैं। वे अपनी पुत्री के रूप सौंदर्य में अपनी स्वर्गीय पत्नी की छवि को देखते हैं। इस तरीके से आप प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग उन पंक्तियों के संदर्भ में लिखा जाएगा जो आपके पेपर में दी हुई होंगी, किंतु जो संदर्भ है उसमें हम पाठ्य पुस्तक का वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अंतरा भाग 2 कविता के बारे में बता सकते हैं कि ये सरोज स्मृति जो लंबी कविता है, कवि के बारे में बता सकते हैं कि जो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है, बसंत के अग्रदूत है, महाप्राण है। और इस तरह से आप लिख सकते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना के पठितांश से अवतरित है। इस तरीके से विद्यार्थी संदर्भ और प्रसंग लिख सकते हैं यदि निराला की सरोज स्मृति पाठ से आपके व्याख्याएं आती है बोर्ड पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस प्रसिद्ध रचना की जो आपके
पाठ्यक्रम में दी हुई है। आपका जो अध्याय 2 है उसमें निराला पाठ में सरोज स्मृति का ये जो लंबी कविता है इसका कोई पाठ दिया है, अंतिम परिच्छेद दिया हुआ है। उसको मैं कोशिश करूंगा अत्यंत सरल और सटीक रूप में उसके भावार्थ को आपके बीच रखने की, ताकि आप उस भावार्थ को समझ सके और उससे संबंधित प्रश्नों का सटीक आंसर प्रस्तुत कर सके। तो आइएगा, देखिए कविता, ये एक लंबी कविता है, पर जो आपका अंश दिया हुआ है उसकी शुरुआत यहां से होती है। निराला कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवल। वो कह रहे हैं कि सरोज का जो विवाह है वो उसे किस तरह से देख रहे हैं, एक नए रूप में देख रहे हैं कि बेटी मेरे लिए भी तुम्हारा विवाह एकदम नए ढंग का था। निराला खुद कह रहे हैं कैसे नए ढंग का था, आप देखिए। उस समय जिस समय की ये बात उनकी स्मृति में आ रही है, क्योंकि 2 वर्ष के पश्चात जब वो उनका तर्पण कर रहे होते हैं पुत्री का, और उस समय उनकी स्मृति में वो सारे घटनाक्रम चलते हैं और वो भाव विवल होकर इस रचना का प्रणयन करते हैं। तो जो छवि उनके जहन में आ रही है वो विवाह का दृश्य है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें वो विवाह एक नए रूप में दिखाई दे रहा था। उस समय क्या चल रहा था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। उन्हें याद आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर वैवाहिक अनुष्ठान का जो पवित्र जल है वो छिड़का गया, जिस समय तुम यज्ञ की वेदी पर, हवन की वेदी पर बैठी थी और तुम्हारे ऊपर वो हवन की वेदी का पवित्र जल छिड़का गया। उन्हें ये याद आया। फिर आगे याद आता है निराला को, उस समय तुम क्या कर रही थी, देखती मुझे तू हंसी मंद। ये देखिएगा आप वो किस तरह से चित्रित कर रहे हैं कि जो सरोज है उसकी गतिविधि उस समय क्या चल रही थी। उस समय मुझे देखकर निराला कर रहे हैं कि सरोज जो है वो मुझे देखकर तुम्हें हंसी आ गई, देखती मुझे तू हंसी। और तुम कैसे हंसी, तुम मंद मंद हंस रही थी। बहुत ही खूबसूरत बिंब का निर्माण निराला की ये कविता कर रही है और बहुत ही खूबसूरती से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उस समय निराला जब अपनी बेटी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है होठों में बिजली फंसी स्पंद। कि सरोज की वस्तु स्थिति कैसी थी कि उसके होठों में ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली फंस सी गई। वो हंसने का प्रयास कर रही है पर छिपाना भी चाहती है, क्योंकि सामने पिता है और पिता होने के कारण उन्हें थोड़ी लज्जा है। अपने लज्जावश वो भावों को प्रकट नहीं कर पा रही, पर भाव है कि अंदर से उमड़ रहे हैं, क्योंकि विवाह का अवसर है, पति का सामीप्य या सानिध्य है। एक तरफ रागात्मक अनुभूतियां हैं और एक तरफ पिता की उपस्थिति है। ये दोनों स्थिति के कारण उसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे बिजली उसके होठों में फंस गई हो। मुझे प्रतीत हुआ जैसे तुम्हारे होठों में बिजली फंस गई हो। क्यों? ये द्वंद्वात्मक स्थिति है सरोज की। द्वंद्व किस बात का है कि मन में रागात्मक उल्लास है और सामने पिता के होने से लज्जा का अनुभव बेटी कर रही है, क्योंकि वहां मां उपस्थित नहीं है। क्योंकि जो सरोज की मां है वो पहले ही स्वर्गागमन कर चुकी है, वो अब उपस्थित नहीं है, इसलिए मां के समस्त दायित्वों का निर्वाह भी निराला करते हैं। आगे बढ़ाते हैं, कविता धीरे धीरे अपना रूप ग्रहण करती है। आगे वो क्या कहते हैं, उर में भर छूली छवि सुंदर। सरोज के बारे में निराला कहते हैं कि उसके हृदय में एक सुंदर छवि झूल रही थी। उस समय सरोज के हृदय में जिस सुंदर शोभा को धारण किए हुए तुम मधुर श्रृंगारी कल्पनाओं के झूले में झूल रही थी, वह छवि किसकी थी, किसकी होनी चाहिए? जिस हवन की वेदी पर विवाह के अवसर पर सरोज विराजमान है, सामने पिता है, वो उन्हें मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं और वो भी
रागात्मक भावनाओं में डूबी हुई है, तो उसके मन में जो छवि है वो किसकी है। यहाँ ये हल्की सी संकेत निराला करते हैं। आगे की पंक्तियों में वो उस छवि के बारे में बताते हैं कि वो छवि किसकी है। वो छवि है प्रिय की। और प्रिय की जो छवि है वो कैसी है? अशब्द, जो कि मुखर नहीं है, किंतु जो नायिका का यानी सरोज का जो श्रृंगार है, जो उन्होंने धारण किया हुआ है उस समय, वो श्रृंगार मानो बोल पड़ रहा है। श्रृंगार से यह अभिव्यक्त हो रहा है कि जिसके बारे में सरोज सोच रही है वो छवि प्रियतम की है। तो आगे देखिएगा, वह तुम्हारे प्रियतम की मौन किंतु श्रृंगार के कारण मुखर होने वाली मूर्ति थी, जिसको तुमने हृदय में बसा रखा था और जिसकी सुंदर कोमल रागात्मक कल्पनाओं में तुम खोई हुई थी। वो छवि किसकी थी? प्रिय की। आगे बढ़ाते हैं कविता को। और उस समय तू खुली, निराला सरोज के लिए लिख रहे हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, कि जब अब ये नई अनुभूति है प्रियतम के साथ की, और प्रियतम का सामीप्य मिलने के साथ निराला कहते हैं कि सरोज एक रागात्मक अनुभूति के साथ खुलती है। वो एक नए आलोक में प्रवेश करती है, चरण रखती है। उस समय जो उसकी मन स्थिति है, जो हाव भाव है, उनमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है उस नई अनुभूति के लिए, इसलिए वो कहते हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, यानी उस समय तुम, यानी जो सरोज है, वो पति का सानिध्य पाकर रागात्मकता के एक उच्छ्वास के साथ खुल गई। आगे देखिएगा, और यहां देखिए कि निराला की जो लेखनी है वो किस तरह से एक मर्यादित श्रृंगार को, मर्यादित शील को उकेरती है। एक तरफ बेटी है और बेटी का वो श्रृंगार लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो निराला के पारस लेखनी स्वीकार करती है और वो चित्रण करते हैं। जो सरोज है उसके व्यक्तित्व में ये किस तरह से दिखाई देता है कि उस समय उसका व्यक्तित्व विश्वास से स्तब्ध है और उसके अंग अंग में वो जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई देता है। यानी तुम में, सरोज में एक नए विश्वास का संचार हुआ उस रागात्मक अनुभूति के साथ, वो प्रियतम के साथ होने से। जिस नए जीवन की वो कल्पना कर रही है, जिस रागात्मक अनुभूति में वो खोई हुई है, उसमें एक नए विश्वास का संचार उसके व्यक्तित्व में होता है। और इस विश्वास से तुम स्तब्ध सी थी, क्योंकि ये प्रथम अनुभूति थी और तुम्हारा अंग अंग उस अपूर्व विश्वास की मर्यादा में बंधा हुआ प्रतीत होता था। निराला ये जो तत्सम प्रधान शैली में लिख रहे हैं उसको हम इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, ये अगली सरोज की छवि का वर्णन वो करते हैं कि उस समय जिस अनुभूति में वो डूबी हुई थी वो किस तरह से मर्यादित शीलोचित थी। आप देखिएगा कि उसके नेत्र किस तरह से होंगे। अगर यदि हम बिंब में कल्पना भी करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि जो सरोज है वेदी मंडप में बैठी हुई है, प्रीतम पास में है, पिता सामने है, तो एक बालिका जो भारतीय संस्कारों और भारतीय परिवेश में पली बड़ी है वो किस तरीके की हाव भाव के साथ उपस्थित होगी, तो निश्चित रूप से नेत्र उसके झुके हुए होंगे। श्रृंगार, जो श्रृंगारिक अनुभूतियाँ उसके को रागात्मक अभिव्यक्ति दे रही होगी। उस सिचुएशन में निराला की लेखनी क्या लिखती है देखिएगा, नत नयनों से आलोक उतर। नेत्र कैसे हैं? नत, झुके हुए। मर्यादा की गरिमा से युक्त रागात्मक चेतना का प्रकाश तुम्हारी झुकी हुई आंखों से उतर कर। ये जो प्रकाश है, आलोक, कौन सा प्रकाश है? ये मर्यादा की गरिमा से युक्त प्रकाश है, रागात्मक चेतना का प्रकाश है, जो प्रेम की अनुभूति सरोज के अंदर उद्वेलित हो रही थी, उससे जो वो आलोकित थी वो प्रकाश है। किंतु उसका वो हाव भाव शरीर में किस तरह से था कि वो प्रकाश उसकी झुकी हुई पलकों से रिस कर, उतर कर
कांपा अधरों पर थर थर थर, तुम्हारे होठों को थर 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 कंपित कर रहा था। तो ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही पेनेपन के साथ निराला सरोज का ये बिंब चित्रित करते हैं। आगे बढ़ाते हैं कविता को। अब निराला सरोज को इस स्वरूप में देखते हैं और निराला को उस स्वरूप में अपने अतीत की कई सारी छवियां याद आ जाती हैं। तो उनका जिक्र वो इस पंक्तियों में करते हैं। देखा मैंने, निराला देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि मैंने जब तुम्हें उस स्थिति में देखा, मुझे वह मूर्ति दिखी। यानी उस समय मैंने तुम्हारी उस धैर्यमयी सुंदर छवि को देखा और मुझे लगा, क्या लगा निराला को कि उनको क्या फीलिंग आती है। उनको लगता है जैसे मेरे बसंत की प्रथम गीति हो, यानी तुम मेरे बसंत का वो पहला छंद हो जिसको मैंने उकेरा था और जिस समय मैंने उसे लिखा था उसके प्रति जो मेरा प्रेम था, मेरा मोह था, वो तुम्हारे में अभी मुझे महसूस होता है। तो जैसे तुम्हारी वह धैर्यशील मूर्ति मेरे यौवन में आने वाली बसंत की प्रथम गीति हो, ऐसा लगा मुझे वो जब तुम उस धैर्यशील मर्यादित मूर्ति के रूप में विराजमान थी। उनको रहा श्रृंगार, रहा जो निराकार। अब वो उस परिवेश की कल्पना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं श्रृंगारिक वातावरण है। सरोज अत्यंत रागात्मक अनुभूतियों को लिए हुए मन में बैठी है, लज्जावश सामने पिता है, वो मर्यादित है। अब उसमें वो जो श्रृंगार की अनुभूति है, जो निराला की पेनी नजर देख रही है, वो किस रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कि खुद वो स्वीकार करते हैं कि मेरी कविताओं में जिस तरीके से श्रृंगार छिपा हुआ है, रसधारा के रूप में प्रवाहित होता है परोक्ष रूप से, उस तरह से सरोज में श्रृंगार की चेतना, श्रृंगार की अनुभूति निराला को दिखाई देती है। तो श्रृंगार रहा जो निराकार, वो कहते हैं बेटी उस दिन तुम्हें देखकर लगा जैसे कि जो निराकार श्रृंगार मेरी कविताओं में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। मेरी कविताएं जिस तरीके से उस निराकार श्रृंगार को वाहित करती है, उसी तरीके से आगे देखिएगा। रस कविता में उच्छ्वसित धार, आगे वो बताते हैं कि उनको क्या लगा जो मेरी रसपूर्ण कविताओं में सरस धारा के रूप में प्रवाहित है। रस कविता में मेरी जो रसपूर्ण कविताएं हैं उनमें एक सरस धारा के रूप में जो श्रृंगार प्रवाहित है, उसी तरह से तुम्हारे व्यक्तित्व में वो श्रृंगार की स्रोतस्विनी उस दिन मैंने देखी। और आगे देखिएगा वो क्या कहते, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। आगे वो कहते अपनी प्रिया के साथ, सरोज की मां के साथ, जैसे मैंने मधुर गीतों के रूप में जिस श्रृंगार को कभी अतीत में गाया, भरता प्राणों में राग रंग। आगे वो कहते हैं और जो मेरे प्राणों में प्रीत का रंग भरता आ रहा है, श्रृंगार। रति रूप प्राप्त कर रहा वही श्रृंगार जो कि उनकी बसंत की प्रथम गीति में था, जो कि उनकी कविताओं में परोक्ष रूप में समाया हुआ था, जो कि एक उछलती हुई धारा के रूप में उनकी कविताओं में समाया हुआ है, जो कि गीति रूप में उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ कई बार गाया है। वही श्रृंगार आज रति का स्वरूप प्राप्त कर रहा है। आगे वो कहते हैं वही श्रृंगार अर्थात रति के समान उनकी पत्नी का वह दिव्य और अलौकिक सौंदर्य रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। आकाश की यानी कि जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं था,
आज वह भी अपने भौतिक स्वरूप में मेरे समक्ष दिखाई दे रहा है। भौतिक स्वरूप किनका नहीं था? सरोज की माँ का। और सरोज में जो छवि उनको दिखाई दे रही है वो अपनी पत्नी की स्वरूप जैसा वो देख रहे हैं। आज बेटी सरोज के रूप में मही धरती पर उतर आया है, यानी कि वही श्रृंगार जो रति के समान उनकी पत्नी का दिव्य और अलौकिक सौंदर्य था, आज बेटी सरोज के रूप में इस धरती पर उतर आया है। अर्थात पत्नी का सौंदर्य ही पुत्री के रूप में धरती पर साकार हो गया है। निराला ये कर रहे हैं। आगे देखो, यहां तक एक बंद होता है इस कविता का। और ये जो पहला बंद हम इसका देखते हैं, इसमें जिस स्मृति का हमने जिक्र किया उसमें विवाह का वर्णन है। स्मृति में निराला को सरोज के विवाह की पूरी बातें याद आती है कि किस तरीके से वो मंडप में थी। जिस समय वो मंडप में विराजमान थी उस पर शुभ जल छिड़का गया। जब निराला ने उसको देखा तो सरोज क्या कल्पना कर रही थी? रागात्मक चेतनाओं से भरी हुई थी। पिता सामने थे, लज्जा के भावों में थी। निराला को सरोज की इस स्वरूप में देखकर उन्हें पत्नी के वो स्वरूप की बातें याद आ जाती है। और सरोज का जो रूप सौंदर्य था वो वैसा ही था जैसा कि उनकी पत्नी का था, मनोहरा देवी का था। तो उसमें वो मनोहरा देवी की छवि भी देखते हैं और उन्हें लगता है जैसे आकाश बदलकर धरती के रूप में, भौतिक स्वरूप में उनके समक्ष उपस्थित हो गया हो। अब आगे जब ये कविता बढ़ती है तो इसका दूसरा बंद प्रारंभ होता है और इस दूसरे बंद में वो ये देखते हैं कि हो गया विवाह। ये लिखते हैं, हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं। जैसे विवाह हुआ उस समय की स्थिति का वो वर्णन कर रहे हैं कि बेटी तुम्हारा विवाह हुआ किंतु रिश्तेदार नातेदार उस विवाह में कोई नहीं थे, आए हुए नहीं थे। अब क्यों नहीं थे आगे देखिएगा। निराला खुद कहते हैं, निराला जी इस बात पर, न आमंत्रण था भेजा गया। जो रिश्तेदार आत्मीय स्वजन थे उनको विवाह का औपचारिक निमंत्रण भेजा नहीं गया था। जैसा कि विवाह अक्सर विवाहों के दौरान देखा जाता है कि विवाह में चिट्ठी पत्री रिश्ते नातेदारों को भेजी जाती है कि आप विवाह में आए, किंतु निराला रोज का जो विवाह वो कर रहे थे, सरोज के विवाह में उन्होंने आमंत्रण निमंत्रण किसी को औपचारिक नहीं भेजा था। विवाह राग भर रहा न घरी निशी दिवस जाग। ये देखिए दूसरा वो नयापन वो उसमें क्या था कि वहां जैसे सामान्य घरों में विवाह जैसे मांगलिक अवसरों के दौरान जो कई तरह का शोर शराबा या कई तरह के गीत संगीत की धुनें चलती रहती है और सारी दिन सारी रात विवाह उन स्वरों से भरा रहता है, इस तरह का स्वर सरोज के विवाह में निराला के घर पर नहीं था। ये देखिएगा वो खुद कहते हैं कि सरोज के विवाह में पारंपरिक उत्सवों, मंगल गीतों, रात दिन जाकर शोर शराबा करने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। विवाह राग, विवाह के राग से भर रहा न घर, घर उस शोर से नहीं भर रहा था, न रात और दिन का जागरण उस समय वहां हो रहा था। और आगे देखिए, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर सूनापन था, नहीं। सूनापन एक मौन के रूप में था, पर वो मौन भी मांगलिक भावों से भरा हुआ था। एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे तरफ व्याप्त थी। प्रिय मौन एक संगीत भरा। निराला कहते हैं कि सरोज के विवाह के समय का मौन कोई सूनापन नहीं था, उसमें एक गहरा मधुर संगीत समाया हुआ था। इस तरीके से आप देखिए ये सब नवीनता है सरोज के विवाह की, जो कि उन्होंने पहले कहा, देखा मैंने आमूल नवल। वो जिस नवल विशेषण की बात कर रहे थे विवाह के साथ, वो उसके ये सारे परतें खुलती है, किस तरह से वो नए रूप में है। और आगे देखिएगा, और जो वो मौन है वो कैसा है, नव जीवन के स्वर पर उतरा। जैसे कि वर वधु जो अपने नव जीवन की ओर पदार्पण करते हैं, जो एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके उस नए जीवन पर वो मांगलिक जो स्वर है, मौन का स्वर है, मांगलिक जो ध्वनि है उसकी,
वो उन्हें आशीर्वादात्मक स्थिति प्रदान कर रही है। आप देखिएगा ये संगीतमय मौन जो है वो सरोज के नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत पर एक पवित्र आशीर्वाद की तरह उतर रहा था। आगे देखिए, अब निराला अपनी वस्तु स्थिति की बात करते हैं। उनका एक मन भी है कि किस तरह से सरोज का लालन पालन हुआ, पिता के द्वारा किया, माँ के अभाव में वो हुआ, उसका जिक्र उन्होंने लाइन में किया है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। माता का निधन हो जाने के कारण एक माँ द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक मर्यादा और संस्कारों की शिक्षा जो है वो निराला जी ने स्वयं एक पिता होकर अपनी बेटी को दी। इसका जिक्र भी वो ये करते हैं। माँ के द्वारा किए जाने वाले जो कर्तव्य थे, अंतिम शिक्षा थी, वो भी पिता द्वारा पूरी की गई। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, ये भी देखिएगा आप। इस स्थिति में निराला खुद खड़े हैं कि पुत्री की पुष्प से सजाना का कार्य भी उन्हें स्वयं ही करना पड़ा। कविता और आगे बढ़ती है। सरोज के विदा का समय आ जाता है, सरोज विदा होती है और वहां पर भी निराला की जो दर क्रम से स्मृतियां आ रही है, उन्हें यहाँ एक फिर नई स्मृति आ जाती है और उन्हें बेटी सरोज को देखकर अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला का स्मरण हुआ आ जाता है। उन्हें लगता है कि सरोज की स्थिति शकुंतला की स्थिति जैसी है। शकुंतला का भी लालन पालन जो है वो कण्व ऋषि के आश्रम में होता है। माता और पिता के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है और एक ब्रह्म ऋषि, एक महर्षि के द्वारा उसका लालन पालन होता है। जिस तरह से शकुंतला का जीवन अभावों में, दुखों में व्यतीत हुआ, उसी तरह से सरोज का जीवन भी अधिकांशतः दुखपूर्ण रहा। जीवन के एक परिप्रेक्ष्य में वो दुखपूर्ण था। और आगे देखिएगा, तब वो सोचते हैं, सोचा मन में वह शकुंतला। तो निराला कहते हैं, विदाई के समय मुझे लगा आज तुम्हारी दशा कुछ कुछ शकुंतला जैसी ही है, कुछ कुछ है, किसी किसी स्तर पर है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। वो तुरंत उन्हें इस बात का भान हो जाता है कि शकुंतला की स्थिति में और सरोज की स्थिति में वस्तुतः बहुत अंतर है। शकुंतला को तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में सुख मिल ही जाता है। वो प्रकारांतर से, चाहे कई सारे घटनाक्रम होते हैं, अंगूठी घूमती मछुआरे के द्वारा वो वापस मिलती है, उन्हें वो अंगूठी देखकर याद आ जाती है और राजा यानी जो पति है वो शकुंतला को अपने पास ले आते हैं और शकुंतला का जीवन जो है वो एक तरीके से पारिवारिक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं सरोज की। तो उन्हें लगता है पर पाठ अन्य है, लेकिन पुत्री सरोज के जीवन का अध्याय और भाग्य शकुंतला के जीवन से बिल्कुल भिन्न और दुखद था। पर पाठ अन्य ये जो सरोज का पाठ है ये अन्य है, ये शकुंतला के जीवन से अलग है और ये अन्य कला है। कैसे? शकुंतला के जीवन में अंततः सुख आया, वहीं सरोज का जीवन दुखों और अभावों से पूर्ण रूप से आजीवन घिरा रहा। इस अर्थ में ये अन्य पाठ है, ये अन्य कला है। यहां से प्रश्न बन जाता है मित्रों, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ाते हैं विषय को। अब ये अगला बंध प्रारंभ हो जाता है कि जिसका जिक्र संकेतों में निराला ने कर दिया कि किस तरह से यह अन्य पाठ था, किस तरह से सरोज के जीवन में अंततः भी दुखपूर्ण घड़ियां क्रम से आती जाती हैं, कि बहुत ही कम समय तक उसका आमोद प्रमोद वाला समय गुजर जाता है और अचानक से एक वज्र प्रहार निराला पर होता है और सरोज जो है ये भौतिक जीवन का त्याग कर कर एक अपनी अलग यात्रा की ओर बढ़ जाती है। उसका संकेत निराला की वो पंक्ति
चुपके से कर देती है, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। कैसे शकुंतला के जीवन से वो अंतर है, वो अब क्रम से आपके समक्ष आएगा। उसका ये शुरुआत हो चुकी है मित्रों, और ये कविता अपने शोकपूर्ण परिवेश में एक ऐसे धरातल पर जहां करुणा से ये प्लावित है, उस क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। इसके कदम दर कदम जिन भावों को अब आपके बीच रखने वाले हैं निराला, जिन शब्दों में पिरोया गया है, मैं खुद अब जब भी यहाँ पर ये कविता आती है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाव विवल मन की स्थिति हो जाती है। और जिस पर ये वज्र प्रहार हो रहा होगा, निराला क्या फील कर रहे होंगे यहाँ आकर, कैसे उनकी ये लेखनी लिख रही होगी। किसी आलोचक ने कहा है, वो सत्य है, हाड़ फोड़ कर निकला हुआ दर्द। और मैं ये यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं हम, तो हमें लगता है कि कवि की लेखनी, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल, मतलब शब्द नहीं है, आप ये मानिएगा, पर बहुत ही इसका जो विषय होने वाला है वो बहुत अलग होगा मित्रों। कुछ दिन रह ग्र तू फिर समुद्र। अब वो बताते हैं कि विवाह के कुछ समय तक तो वो अपने पति के यहाँ ससुराल में बड़े आनंद से रहती है। ये देखिएगा, बेटी कुछ दिनों तक तुम अपने पति के घर बड़े सुख से रही, बैठी नानी की स्नेह गोद। और क्या हुआ, फिर अपनी नानी के यहाँ चली आई। कुछ दिन तक अपने वहाँ पति के यहाँ रही और फिर लौटकर नानी के यहाँ आ जाती है। क्योंकि नानी के यहाँ क्यों आती है, अब ये भी एक स्वाभाविक सरल सी बात है। जो निराला का जीवन है, ये बातें चल रही है, आप ये देखेगा आज़ादी के पहले की, 1947 के पहले के सारे घटनाक्रम हैं। निराला का जो जीवन है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि में, अगर उस एंगल से मैं बात करूं तो उतना समृद्ध नहीं है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इस सरस्वती के वरद पुत्र ने साहित्य की सेवा तो पारस और स्वर्ण लेखनी से की है, किंतु पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं निराला के जीवन को देखता हूं तो वहां थोड़े बहुत हमें बहुत सारे पेच दिखाई देंगे। वो उतना समय नहीं दे पाए। इस व्यवसायिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें, अपने कुछ निजी कर्तव्यों की बात करें, उनसे खुद निराला भी चोटिल है। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वाह भी वो उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। आजीविका के लिए उन्हें हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहना पड़ा है। प्रकाशकों के चक्कर लगाते रहने पड़े हैं। आप निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की पढ़ेंगे तो आपको वो पूरे घटनाक्रम दिखाई देंगे। एक जगह से दूसरी जगह वो चल रहे हैं। दूसरा, उनकी उदार मनोवृत्तियां, अगर कहीं से कुछ पैसा भी आ गया तो महादेवी वर्मा के शब्दों में कि वो एक इस तरह के फकीर थे कि उसे देकर, जो जितना मांग रहा है उससे जितना उनका सामर्थ्य था उतना देकर वो खुद फकीर हो जाते थे। इस तरह का यानी बहुआयामी व्यक्तित्व जो निराला है, वो संचय नहीं कर पाए, समय नहीं दे पाए। केवल किस कर्म के लिए वो डूबे रहे, साहित्य की सेवा के इस कार्य में वो आमूल चूल डूब जाते हैं। तो समय नहीं निकाल पाते, उतना नहीं निकाल पाते परिवार के लिए। उसकी पीड़ा भी उनको है। और अधिकांश, अब मां नहीं है, बच्ची का लालन पालन, एक बेटी कैसे पले, तो बेटी नानी के यहाँ वो छोड़ देते हैं। नाना नानी मामा मामी का बड़ा स्नेह होता है बच्ची से, और पूरा जो जीवन है उसका वो नाना नानी के साथ ही ज़्यादा गुजरता है। उस बात का जिक्र ये यहाँ है, इसलिए वो अपने ससुराल के बाद नानी के यहाँ चली जाती। फिर अपनी नानी के यहाँ चली आई और वहाँ पर क्या था, मामा मामी का रहा प्यार। तुम्हारे ऊपर, निराला कह रहे हैं अपनी बेटी सरोज से, कि तुम्हारे ऊपर नानी मामा मामी के प्यार की छत्र छाया हमेशा बनी रही।
और किस तरह की स्नेह अपनी सरोज से उनके मामा मामी नाना नानी का था, तो उसकी एक उपमा निराला देते हैं, भर जलद धरा को ज्यों अपार। इस तरह का प्रेम था जैसे कि धरती से वर्षा वाले बादल का होता है। जब धरती को आवश्यकता होती है तो वो बरस कर धरती की प्यास बुझा देता है। उस तरह का प्रेम मामा मामी का था। जैसे जलद जो है धरती को अपार स्नेह जलराशि देता रहता है, वैसे ही मामा मामी का प्यार तुम पर बरसता रहा। वे ही वो मामा मामी और नाना नानी ही सुख दुख में रहे न्यस्त तुम्हारे पास। जब जब भी तुम्हें सुख में और दुख में पारिवारिक जन की आवश्यकता थी, तब तब नाना नानी मामा मामी हमेशा तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहे। अब यहां पर भी एक पीड़ा है, निराला की एक ध्वनि है। जहां उन्हें खड़ा होना था, ऐसा नहीं कि निराला चाहते नहीं थे, बहुत ज्यादा चाहते थे, बावजूद उसके निराला नहीं कर पाए। इस बात की पीड़ा निराला की ये पंक्तियां कर रही हैं। इनमें छिपा हुआ दर्द है निराला का कि वे ही तुम्हारे सुख दुख के साथी रहे। कौन? नाना नानी मामा मामी। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और वो निराला आगे कहते हैं कि तेरे लिए बेटा वो मामा मामी नाना नानी हमेशा हर पल सारे के सारे व्यस्त बने रहे, वे सदा तुम्हारे सुख साधन में व्यस्त रहे। अब यहां पर भी उन्हें पुनः हर 2 या 4 लाइनें निराला लिखते हैं और उन्हें पत्नी की याद किसी न किसी रूप में वो सरोज में उसकी मां का अक्स देख लेते हैं। यहां पर भी मां का अक्स वो देख ही लेते हैं। वो कहते हैं उसको देखकर उन्हें याद आती है कि वह लता, वो उन्हें लता याद आ जाती है, वहीं की है भाई, उसी सरजमी की है, उसी आबो हवा की है, उसी परिवेश की है जहां तू कली बनकर खिल रही है। जिस लता पर तू कली बनकर खिली, वो लता भी वहीं की थी जहां कली तू खिली। बेटी, जिस लता पर तुम कली बनकर खिली, वो मां, वह लता भी वहीं की थी, उसी परिवेश की थी, उसी जमीन की थी। सने से हिली और पली। आगे निराला कहते और तू सरों से करे वहीं नानी के घर सने से पली भी तुम्हारा पालन पोषण उन्हीं लोगों ने बड़े प्रेम से किया। और ये देखिएगा, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग वर महामरण। निराला की लेखनी कहती है अंत भी उसी गोद में शरण ली बेटा। सरोज से कहते हैं कि तेरा जो अंतिम समय है वो भी उसी नाना नानी और ननिहाल की गोद में ही हुआ। तूने अपने द्रग भी वहीं मूंदे और उस महामरण को, उस अंतिम सत्य को भी तूने वहीं पर स्वीकार किया। तुमने अपनी मृत्यु बेला में भी उसी गोद में शरण ली जिस गोद में तुम पली। अब निराला, सरोज की आंखें मूंद जाती है। निराला को बहुत सारी बातें याद आ जाती है। निराला को लगता है कि ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं वो भी अपने को दोषी स्वीकार करते हैं। और निराला आगे लिखते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। सरोज क्या थी निराला के लिए? तो देखिए, बेटी मुझ अभागे की तू ही एक अवलंब यानी सहारा थी।
मेरे लिए तो तू ही एकमात्र सहारा थी, तुझे ही देखकर जीवन मेरा चल रहा था। और ईश्वर ने वो आधार, वो धरातल, वो सहारा भी मेरे से छीन लिया। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग वर्ष 2 वर्ष बाद जब तुम बीमार पड़ी, तो दुर्भाग्य ने मेरे ऊपर वज्र ढा दिया। अब निराला कहते हैं कि उनका जीवन, आमूल चूल जीवन, पूर्ण जीवन लगभग दुख पूर्ण ही रहा। सुख के क्षण तो शायद ही कहीं आए हों, कपूर की भांति उड़ गए वो तो। इसलिए वो कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही। किस लिए हम कहते हैं महाप्राण निराला, अपराजय जीवनी शक्ति का कवि निराला। आप इन पंक्तियों में देखें कि दुख ही जीवन की कथा रही। निराला कहते हैं कि बेटी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख रहा। क्या कहूं आज जो नहीं कही। और इस दुख का आख्यान मैंने कभी किसी के समक्ष नहीं किया कि मैं कहीं गिड़गिड़ाया या मैंने मेरी पीड़ा को बेचना चाहा या किसी के समक्ष हाथ फैलाए। मेरे स्वाभिमान ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया आज के पहले, तो मैं आज भी ये करने में असमर्थ ही हूं। क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला कहते हैं कि आज तक मैंने जिस दुख का आख्यान नहीं किया, उस दुख के बारे में आज क्या कहूं। आगे देखिए, अब कविता अपने अंतिम दौर में गुजरती है, प्रवेश करती है। ये इस कविता का क्लाइमेक्स है। निराला क्या कल्पना करते हैं और क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए कर सकता है, वो भी निराला जैसा पिता, वो क्या यहां पर अपने मन की बात इन पंक्तियों में देखिएगा आप। वो खुद कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात। निराला जब मंथन करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में, इस पारिवारिक जीवन में जो एकमात्र उनका सहारा थी सरोज से, मैं उतना समय इसे नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे इससे दूर किए हुए थी। मैं चाहते हुए भी इनके पास नहीं आ पाया या इसे समय नहीं दे पाया। वो था उनका कवि कर्म, यानी कि वो अपने कवि कर्म के प्रति, मां सरस्वती की पूजा के प्रति, उसके ये जो सुमन है, कविता रूपी सुमन, उनको चढ़ाने के प्रति वो अत्यंत मोहासक्त थे। तो वो कहते हैं कि जो मुझे ये कर्म इतना ज्यादा प्रिय था, जिस कर्म ने मुझे परिवार में ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया, मैं वो अंत में आहूत करते हैं वज्र का प्रहार उस कर्म पर। हो इसी कर्म पर वज्रपात। यदि किसी कर्म को करने के पीछे अंतिम नियति ये इस रूप में मूल मिले, यदि उसका अंतिम हिस्सा इस तरह का हो, तो फिर भले ही उस पर वज्रपात ही मैं स्वीकार क्यों न कर लूं। वो कहते हैं जिस कर्म की परिणति यही होनी है, उस कर्म पर भले वज्रपात हो जाए। कवि कर्म पर, जिसने मुझे हमेशा मेरे परिवार से, मेरे प्रियजनों से दूर रखा। ऐसा नहीं है कि मुझे कवि कर्म में आत्यंतिक आसक्ति रही, नहीं, इसलिए मैंने अपने पिता धर्म का निर्वाह नहीं किया, ऐसा नहीं है। निराला की ध्वनि इसमें ऐसा ही है। वो चाह कर भी नहीं कर पाए क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि वो उतना समय नहीं दे पाए, न उतना अर्जन कर पाए। और वो कई जगह ऐसा लिखते भी हैं, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं समर। उनकी पंक्ति ऐसा कहती है, जितना उनको उनकी अपेक्षा थी उतना वो नहीं कर पा रहे थे। और जीवन इस उधेड़ बुन में ही निराला का चला। अब देखो, हो इसी कर्म पर वज्रपात, उनका ये जो कवि कर्म है जिसमें उन्होंने आजीवन जिसकी साधना की, भले ही इस पर वज्रपात हो जाए, यदि उसकी परिणति इस रूप में हो तो। किंतु यदि धर्म रहे न सदा मात, किंतु क्या बना रहे, धर्म बना रहे। अब
यहां पर आप देखिए, यदि धर्म सुरक्षित रहे तो मैं मेरे इस कवि कर्म पर वज्रपात भी स्वीकार कर लूंगा। इस पथ पर, इस कवि कर्म रूपी पथ पर, जिस पर मैंने आजीवन चला में मेरे सारे जो कार्य हैं, भले ईश्वर क्या कर ले उनको, इस मार्ग पर, इस कवि कर्म के मार्ग पर मेरे द्वारा किए हुए सारे कार्य कर्म अब उन्होंने तुला पर तोल दिए। वो अपने जीवन भर किए कर्मों को सीता की अग्नि परीक्षा में गुजार रहे हैं। यदि मेरे कर्मों में थोड़ा बहुत भी कमी है, छल कपट है, तो हे ईश्वर मेरे किए हुए सारे कर्मों को तू भस्मीभूत कर देना। निराला देखिए आप, ये सरस्वती का वरद पुत्र क्या कर रहा है। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, वो कल्पना कर रहे हैं कि वैसे ही बिखर जाएं यदि उनमें गहराई नहीं हो, यदि वो सच्चे मन से नहीं किए गए हों, नष्ट हो जाएं जैसे कमल रोन दिए जाने के पश्चात श्रीहीन हो जाता है, अथवा जैसे ओले कमल की पंखुड़ियों को ध्वस्त कर देते हैं। तो चाहे ईश्वर उन कर्मों पर वज्रपात करके उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दे, यदि उसकी परिणति इस रूप में हो, और यदि मुझे ये मिले तो आगे वो क्या करे, कन्ने गत कर्मों का अर्पण। आगे वो कहते हैं, अंतिम दौर में कविता है, बेटी अपने अतीत के सारे इन कर्मों का अर्पण करते हुए, जिनका कि मैंने अग्नि में शुद्धिकरण एक तरीके से किया है, शाप आहूत करते हो कि यदि ये इन कर्मों में, जिन कर्मों के, जिस कवि कर्म को करने के कारण मैं परिवार को समय नहीं दे पाया, जिसकी परिणति इस रूप में हो, और यदि ये फिर भी उचित नहीं हो और ईश्वर इन्हें इस रूप में गिने तो इन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दे। कन्यागत कर्मों का अर्पण, बेटी अपने अतीत के सारे कर्मों को अर्पण करते हुए, करता मैं तेरा तर्पण, मैं तेरा तर्पण करता हूं। और इस तरीके से ये कविता अपने अंत की ओर पहुंचती है। और हमने ये देखा है कि निराला के जो कर्म हैं वो तो हिंदी भारती के शिखर के स्वर्ण कलश हैं। निराला की साहित्य साधना अमर है, अमर रहेगी। ऐसे कवि हिंदी साहित्य के लिए, इस भारत भूमि के लिए वो धरोहर है जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। इनकी लेखनी पारस लेखनी है, इनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। जो हमने पढ़ा और जो इन्होंने लिख दिया वो अमर हो गया। सरोज को अपने कर्मों का फल अर्पण करके निराला ने उसे इस मृत्यु के आगोश से खींचकर अमर कर दिया। मित्रों, ऐसी इनकी लेखनी है। अब ज़्यादा उधर फीलिंग के साथ मैं आपको वस्तु स्थिति से पुनः जोड़ देता हूँ। बोर्ड परीक्षा में मैंने पहले बताया कि अगर यदि ये इस तरीके से आती है तो आप व्याख्या कर देंगे, प्रश्न लिख देंगे। व्याख्या करते टाइम आप प्रसंग और संदर्भ तो प्रारंभ में देख चुके हैं। यदि ये कविता अंत में कोई सी भी पंक्ति आती है तो आप विशेष उपसंहार में क्या लिखेंगे तो देखिएगा, वो भी आपके लिए बता देता हूँ। पदों में विशेष क्या लिखे, भाव पक्ष में आप क्या लिखेंगे। भाव पक्ष में आप लिखेंगे कविता का संदेश क्या है, इसकी संवेदना क्या है, इसमें किस रस का परिपाक हुआ है और वैचारिक गहराई क्या है। ये सारी बातें कविता के भाव पक्ष से संबंधित होती है। अब सरोज स्मृति की बात करें तो इस पूरी कविता में करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि जो उनकी पुत्री है सरोज, उसका हमने ये देखा अंत किस तरह से होता है, और उसके चले जाने के बाद दुख और शोक की जो ये अनुभूति थी वो निराला को कैसे समेटे हुए है। तो करुण रस की प्रधानता वाली कविता है। आत्मग्लानि का भाव भी है इसमें। कई जगह निराला ने ये कहा कि मैं जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया। लाचारी का भाव भी है। भाग्य और संघर्ष की स्वीकृति भी है। पितृ प्रेम का चरम उत्कर्ष इस कविता में देखने को मिलता है, और एक तरीके से भाग्यवादिता बनाम जिजीविषा की बात भी ये कविता
करती है। तो ये सारी फीलिंग भाव पक्ष से संबंधित है। यदि हम कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में क्या क्या लिख सकते हैं? कविता के काव्य रूप के बारे में लिख सकते हैं, उसकी भाषा क्या है, शैली क्या है, अलंकारों का प्रयोग किस रूप में किया गया है, छंद कौन सा है और बिंब विधान कवि ने किस रूप में किया है। यदि आप इन सारी बातों का वर्णन करते हैं तो कविता के कला पक्ष के बारे में भी हम बता पाएंगे। तो देखिए, कला पक्ष काव्य रूप में सबसे पहले लिख सकते हैं आप कि ये निराला की प्रसिद्ध लंबी कविता है। भाषा और शैली की बात करें तो भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो तत्सम प्रधान है और संस्कृत निष्ठ है। छंद विधान की बात करें तो निराला मुक्त छंद के जनक है और उसी में ये कविता है, मुक्त छंद में लिखी गई है, किंतु लय और गति आंतरिक भावों के अनुकूल है। कविता में अर्थ की लय है। आगे देखिए, अलंकार योजना भावानुकूल है, शब्द चयन में आंतरिक संगीतात्मकता पिरोई हुई है। हिंदी साहित्य में ये जो है ये शोक गीत शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम तर्पण का चाहे बिंब हो या विवाह का हो, वो जीवंत दृश्य निर्मित करने की क्षमता रखता है और इस तरह से ये कविता भाव पक्ष और कला पक्ष की खूबियों को समेटे हुए है। आप इनका जिक्र वहां पर कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हमने इस कविता के कई सारे परिप्रेक्ष्य मैंने आपके समक्ष समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए। मुझे ये उम्मीद है कि आप निरशीर विवेक के साथ अपने लिए उपयोगी जानकारियों का चयन कर लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत जल्दी मैं किसी दूसरे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच जल्दी आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।